आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक में हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब सता रहा होगा। एंड डेफिनेटली वी आर कवरिंग दिस बैंक फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम। सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो वो रीजन समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। उसके बाद एक नया गाइडेंस बैंक ने दिया है फॉर द नेक्स्ट 5 years, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे ओवरऑल ये सिचुएशन में वैल्यू लगती है नहीं लगती है, आई थिंक यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अभी मतलब सितंबर 2023 में स्टॉक 101 रुपीज टच किया था। वहां से नाउ दिस स्टॉक इज एट 83 रुपीज पर शेयर। 80 रुपीज के भी नीचे ये स्टॉक जा चुका था आफ्टर Q3 FY24 के रिजल्ट्स। तो उसी को समझने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं। सो पॉइंटर्स बता दूंगा, सो ज्यादा कोई प्रेजेंटेशन शेयर नहीं करने वाला। प्रेजेंटेशन वाला डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो स्टॉकोमीटर प्लस पे अवेलेबल है पूरा। यू कैन चेक दैट। सो अभी मेन कोर पॉइंट्स पे ही फोकस करेंगे। तो पहला रीजन फॉर द फॉल इन द स्टॉक इज द कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो मार्केट को ये लग रहा है कि यार गाइडेंस तो 65% का दिया था बाय FY25, बट करेंटली दी कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 73%, एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इंच अप भी हुआ है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग मार्केट इज नॉट लाइकिंग। सो जो ट्रेंड डाउनवर्ड होना चाहिए था वो थोड़ा सा अपवर्ड हुआ है। तो मार्केट इज टेकिंग इट लिटिल मोर निगेटिवली। अब लेना चाहिए क्या? सो आई थिंक अगर गाइडेंस के नंबर्स दिए हैं तो मार्केट्स कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली, सो डेफिनेटली। बट वी विल हैव टू सी द बिगर पिक्चर ऑल्सो कि एक अर्ली स्टेज बैंक है ये। कितना भी आप बोल लो कि भाई आईडीएफसी बैंक मतलब काफी पहले था, कैपिटल बस भी पहले था, बट आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से एक लेगेसी चेंज हो रही है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग, ये जिस तरीके से ये बैंक ने अपना डीएनए चेंज किया है, और वहां जो हायर कॉस्ट डिपॉजिट्स उन्होंने बोरोइंग्स लिए थे उसको रिटेल डिपॉजिट्स के साथ, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के साथ चेंज किया जा रहा है। I think it will take some time, and that's why the cost to income ratio will be on a higher side. तो ये भी समझना जरूरी है। But those who want to pay more attention to the cost to income ratio, definitely they will not find a lot of comfort in this number. So it is up to you as an investor, what kind of investor you are. बाकी अदर गाइडेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है FY25 के लिए, that was between 5% to 5.5%, but currently the net interest margin is at 6.36%, and every quarter, even last quarter also, that particular margin NIM has gone up. So I think that is a very good, मतलब ये ओवर अचीवमेंट काफी बड़ी है, and that too NIMs आपके बढ़ रहे। तो I always enjoy to listen Mr. V Vaidyanathan ji's video interviews on the business news channels, जहां पे news anchors try to grill him on this part, and he says कि मतलब टिपिकल वो रीजंस आर नहीं, आरबीआई सेइंग दैट कि रिस्की एसेट्स नहीं होने चाहिए, रिस्की लोन्स नहीं होने चाहिए, सो वहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग को चेक पे रखना चाहिए। सो ही सेज देयर इज नथिंग रॉन्ग, व्हाट आरबीआई इज डूइंग इज राइट, but we are maintaining these ratios, the risk management ratios, the NPA numbers under control for such a long time. And he doesn't say that IDFC Bank, even from the capital first days, I think he is doing that, and he is doing it quite comfortably, and that's their achievement, and they don't want to leave this achievement. So यहाँ ये focus करना जरूरी है। So जो gross NPA, net NPA के long term टारगेट्स उन्होंने दिए, आई थिंक दे आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दोस टारगेट्स ऑलरेडी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के एनपीएस को निकाल देते हैं, सो दे हैव ऑलमोस्ट अचीव देयर लॉन्ग टर्म ग्रॉस एनपीए नंबर्स के जो टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, उस पर बात करेंगे अभी। आई जस्ट वांट टू से कि भले ही यहाँ पे मतलब निम्स ज्यादा है, इसका मतलब आप रिस्की एसेट्स ऐड कर रहे हो, अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा है आपकी, बट आई थिंक इफ द कलेक्शन एफिशिएंसीज आर स्ट्रांग एंड द एनपीए नंबर्स आर इन चेक, सो मुझे यहाँ पे ज्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम लगता नहीं है। द आरओए नंबर्स भी अगर हम बात करते हैं, 1.4 to 1.6% का इनका एक टारगेट रखा था बैंक ने FY25 में। सो करेंटली इट इज एट 1.16%, सो दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव दिस नंबर ऑल्सो। इवन आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, 13 to 15% का आरओई का टारगेट इन्होंने रखा था, गाइडेंस रखा था बाय FY25। करेंटली इट इज एट 10.67%, सो दे आर ऑन ट्रैक। इन बिटवीन जब इक्विटी रेज किया था तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट जो है वो इन नंबर्स पे, आरओई नंबर्स थोड़ा सा नीचे जाने में हुआ था, बट आई थिंक दे विल रिकवर दैट एंड दे विल अचीव दीज नंबर्स ड्यूरिंग दी टाइम फ्रेम।
अब व्हाट इज द अनदर प्रॉब्लम फॉर द बैंक, प्रॉब्लम मतलब जो वो मिनिमाइज करते जा रहे हैं, सो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो उन्होंने रेज किए हैं, सो दैट दीज आर लीगेसी liabilities which they have got. So December 2022 में this number was 18,762 crore rupees. In December 2023, this number is at 13,607 crore rupees, and by FY26 they will bring it down to 4,727 crore rupees, and beyond FY26 this number will go down to 327 crore rupees. तो ये क्या है इंफ्रा बॉन्ड्स जो उन्होंने रेज किए, इसका जो एवरेज कॉस्ट है, जो बोरोइंग कॉस्ट है इन बॉन्ड्स का, दैट इज 8.91%, एंड दे आर रिप्लेसिंग दीज बॉन्ड्स विद दी लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, जहां पे कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 6.9% का कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक का लास्ट क्वार्टर का. सो आई थिंक दे आर trying to, sorry, 6.2%, not 6.9%, 6.2% का cost of funds है. Last quarter में it was at 6.1%, but ये जो अभी recently cost of deposits बढ़े हैं तो उसका impact हुआ है. But आप 8.91% के borrowings को 6.2% के साथ अगर replace करोगे over the period, so definitely it will have an added impact on your total return on assets also, return on equity also, because your net profit, net income is going to go up. So ये चीजें देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, हाउ दे आर इंप्रूविंग दीज नंबर्स. तो ये 13,000 करोड़ के अगर बोरोइंग निकल जाते हैं एंड इट विल बी रिप्लेस विद लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, सो डेफिनेटली आई थिंक वहां पे एक अच्छा खासा इंच अप जो है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में होगा ही होगा. वी कैन नॉट डिनाई दैट. नाउ so guidance 1.0 was till FY25 or will be till FY25, but now from FY24 to FY29 उन्होंने अलग एक गाइडेंस 2.0 सामने लाया है कि टारगेट्स फॉर FY29. सो करंटली जो ब्रांचेस है बैंक है वो है 897, 31 दिसंबर 2023 के नंबर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ. सो दे वांट टू इंक्रीज इट टू 1700 to 1800 इन नेक्स्ट 5 years टाइम. कस्टमर डिपॉजिट्स जो है, टोटल डिपॉजिट्स करंटली आर एट 1.76 लाख करोड़ रुपीज. दे वुड लाइक टू इंक्रीज इट टू 5.85 लाख करोड़ रुपीज. तो अराउंड 24-25% से वो कस्टमर डिपॉजिट्स यहां पे बढ़ाना चाहते हैं. जो कासा डिपॉजिट्स है, दैट नंबर करंटली इज एट 85,492 crore rupees. They want to increase it to 2.85 lakh crore rupees. ये भी 24-25% से ग्रो करना चाहते हैं. टर्म डिपॉजिट जो 90,990 crore rupees के करंटली है, they want to increase it to 3 lakh crore rupees. तो ये भी 25.2% से वो बढ़ाना चाहते हैं. These are the guidance company is trying to give. These are the key targets for FY29. That this is very important, how they are going to achieve that. Loans and advances का नंबर 1.89 लाख करोड़ रुपीस का है करंटली. दे वुड लाइक टू इंक्रीज इट टू 5 लाख करोड़ रुपीस. तो यहाँ पे 20.3% से वो लोन ग्रोथ करना चाहते हैं. टोटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम 2.7 लाख करोड़ रुपीस दे वुड लाइक टू इंक्रीज इट टू 7 लाख करोड़ रुपीस. दिस ऑल्सो नंबर दे वुड लाइक टू ग्रो एट 19.8 लाख करोड़, 19.8%. सो ओवरऑल ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो करंटली ग्रॉस एनपीए नंबर्स आर 2.04%. सो उनका टारगेट है 1.5% का इन नेक्स्ट 5 years, एंड नेट एनपीए 0.68%. दे वुड लाइक टू हैव इट एट 0.40% बाय FY29. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक को हम निकाल देते, जो वो every quarter they are trying to decrease this infrastructure loan book, and they are not going to add any new इंफ्रा बुक, लोन बुक. सो अगर हम इंफ्रा बुक को निकाल देते, सो ऑलरेडी द ग्रॉस एनपीए नंबर्स आर एट 1.66% एंड नेट एनपीए नंबर्स आर एट 0.47%. सो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने जो FY29 के टारगेट्स है उस रेंज में ये ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स को ला दिया है. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें. सो डीएनए चेंज हो चुका है फ्रॉम इंफ्रा लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग. ऑलरेडी वी हैव सीन with retail lending, higher NIMs and very good risk management is very important. So last 12 months का अगर net profitability हम देखते हैं, so around 3,000 crore rupees का net profit इस कंपनी का है. They would like to increase it to 12,000 to 13,000 crore rupees of net profit yearly by FY29. So यहाँ they are not trying to give CAGR on the profitability, but what they are saying around 1.9 to 2% का अगर ROA का नंबर हम अचीव कर पाएंगे, सो आई थिंक द एसेट बुक विल अलाउ अस टू गिव सच काइंड ऑफ
profitability, which is very important. So I think if currently 1.2% का ROA number है, but they would like to increase it to 1.9 to 2%. A matured bank will be able to give this kind of number in the next 5 years. I have no doubts. ऐसा अभी तो मुझे जिस तरीके का इनका ग्रोथ रहा है in last 5 years after merger, I think they are on right track to achieve that. From 10.7% ROE, they would like to increase it to 17 to 18%. जो पहले का 13 से 14% का था, वो अब उन्होंने 17 to 18% ROE करने का प्लान किया है. So obviously operational efficiencies will work in that particular way, and the profitability numbers will also increase, and that's how the return ratios will also increase. तो इसीलिए I still feel ये जो गाइडेंस उन्होंने नेक्स्ट 5 years का दिया है, which is going to be very important. So if you want to believe in this story, you will have to track this particular numbers. तो अगर ये on track रहेंगे, तो I will not be surprised. So I think valuation will be a byproduct of these numbers. तो ये समझना उतना ही जरूरी है. तो just look at these numbers and take your decision. बाकी if you want to know what are our picks in our model portfolios, तो investindia.in को visit कीजिए. बजट आने वाला है जल्द ही. बजट ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 60% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. अगर आप स्टॉकोमीटर प्लस फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हो, देन द डिस्काउंट्स वुड बी 70% ऑल्सो. 3 साल के सब्सक्रिप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल. आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे, एंड इसके साथ आपको ई लर्निंग कोर्सेज भी फ्री मिलेंगे, तो वो भी अवेल कीजिएगा बाय टॉकिंग टू आवर रिलेशनशिप सेल. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.